उपचुनाव के रिजल्ट पर दिखेगा असर, कांग्रेस की नीतियां जाएंगी सुधर, विकेंद्रीकरण से बदलेगी सूरत, क्षत्रपों को मजबूत करने की जरूरत। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन भले ही बुरा रहा हो, लेकिन पीसीसी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ इसे उतना बुरा नहीं मानते, लेकिन हार पर मंथन की बात जरूर स्वीकार करते हैं। कांग्रेस की बुरी हार है, ये गलत होगा। खंडवा में जहां हम 2,70,000 से हारे थे, अब हम लगभग 70,000 से हारे हैं। जो मेकअप किया है, जो प्रतिशत, जो मोदी जी के छवि में गिरावट आई है, इसको भी हमें गंभीरता से देखना चाहिए। ये सही है, पृथ्वीपुर कांग्रेस की मजबूत सीट थी, पर यहाँ हम इसकी स्टडी करेंगे, इस पर अध्ययन करेंगे। तो सवाल यही है कि क्या उपचुनाव के नतीजों का असर कांग्रेस पर दिखेगा, क्योंकि रैगांव में 30 साल बाद कांग्रेस जीती है और इस जीत के पीछे पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह की मेहनत की तारीफ हो रही है। उधर खंडवा लोकसभा में भले ही अरुण यादव को टिकट नहीं मिला, कांग्रेस कैंडिडेट राजनारायण सिंह भले ही हार गए हों, लेकिन यहाँ जीत का अंतर पिछले चुनाव से कम है। कहां तो नंद कुमार सिंह चौहान ने 2.5 लाख से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की थी और अब जीत 82,000 के आसपास सिमट गई है। तो क्या कांग्रेस की इस हार में बदलाव छिपा है और क्या कमलनाथ के मापदंड के मुताबिक इसमें कुछ नेता फिट बैठते हैं? अजय सिंह जी और अरुण यादव जी, आप मानते हैं कोई इश्यूज नहीं है, कोई बात तो लगे हुए हैं, में पूरी दिलचस्पी से लगे हुए हैं। अभी जिस समय मैं बात कर रहा हूँ, राहुल सिंह वहीं है, रैगांव में ही है। आगे भी आपने इनके लिए कुछ सोचा ही होगा बेहतर। देखिए, ये मेरे सोचने से नहीं है, इनको भी अपना स्थान अपने कार्यशैली से बनाना है, ये कोई थोप नहीं सकता। हाल ही में बंसल न्यूज पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के अलावा अरुण यादव और अजय सिंह भी मुखातिब हो चुके हैं। पार्टी में क्या बदलाव महसूस करते हैं, वो क्या जरूरी मानते हैं, ये भी सुन लीजिए। लेकिन जो मैं महसूस करता हूँ कि पार्टी में संवादहीनता की जगह बढ़ती जा रही है और इसी वजह से हम लोग आपस में संवाद नहीं कर पाते। जितना अधिक संवाद होगा उतनी चीज़ों में क्लियरिटी आएगी, चाहे वो ब्लॉक स्तर हो, चाहे जिला स्तर हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे नेशनल स्तर की बात हो। संवाद भी बढ़ाने की आवश्यकता है और जमीनी स्तर पर हर अंचल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनको दायित्व देकर अपने अपने अंचल में, चाहे मालवा हो, चाहे निमाड़ हो, चाहे ग्वालियर चंबल हो या बुंदेलखंड हो, एक ग्रुप बना के यदि अभी से काम में लगा दिया जाए तो मेरे ख्याल से कांग्रेस का जनाधार है और 2023 में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बशर्ते कि सबका इस्तेमाल किया जाए। दरअसल चुनाव से पहले कमलनाथ ने विकेंद्रीकरण की योग्यता और शर्त दोनों की ओर इशारा किया था। उपचुनाव के पहले जिन चेहरों की नाराजगी चर्चा में रही, अब नतीजों के बाद उनकी मेहनत सुर्खियों में है। अटकलें गर्म हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिन क्षत्रपों से सांस लेती है, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस उपचुनाव के नतीजों से कमलनाथ पर भी दबाव बढ़ेगा कि वो 2 में से एक पद की ही जिम्मेदारी संभाले। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बदलेगी कांग्रेस। बदलना पड़ता ही है और हम में से, आप में से या किसी पार्टी से, किसी संगठन से, किसी मुल्क से आप जो सबसे अधिक अपेक्षा करते हैं, वो अपेक्षा यही करते हैं कि वो एक सकारात्मक बदलाव की तरफ बढ़े। हमारी बहुत सी आदतें होती हैं जिनको हम भी पसंद नहीं करते हैं और हमसे जुड़े लोग भी पसंद नहीं करते हैं, और ये दबाव हमारा अपना भी हमारे ऊपर होता है और दूसरों की तरफ से भी होता है कि शरद जी, ये आदत बदल लीजिए। हम जानते भी हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन आदतें कुछ अजीब सी शक्ल की होती हैं कि कई बार उनसे इतनी मोहब्बत हो जाती है कि आप कहते तो हैं कि ये खराब शय है, ये आदत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर कहते हैं कमबख्त ऐसी गले पड़ गई है कि अब छूटती नहीं। तो कांग्रेस को बदलना तो पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। जैसा अजय सिंह कह रहे हैं कि भाई, आप अपनी क्षत्रपों की पार्टी के तौर पर आप पहचाने जाते हैं, तो आपको अपने क्षत्रपों को मजबूत करना होगा
और ये काम कांग्रेस में क्या रुका है ये कांग्रेस बेहतर समझती है, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि कहीं ना कहीं जो स्थितियां पहले थीं वो स्थितियां अब उस रूप और स्वरूप में नहीं हैं। शायद अजय सिंह जी कहीं ना कहीं उस पीड़ा की तरफ भी इशारा कर जाते हैं जो शायद उनके मन में है कि साहब सभी को काम दीजिए, सभी को दायित्व दीजिए, हम लोग कोई चुके हुए लोग नहीं हैं और अगर मौका मिलता है तो हम अपने को साबित करते हैं। कई बार परिस्थितियां ऐसी भी रहती हैं कि नहीं भी हो पाता है, जैसा पिछला 2018 का चुनाव, लेकिन हार का मतलब ये नहीं है कि नेता समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तो कांग्रेस के लिए ये मौका विकेंद्रीकरण की, डिसेंट्रलाइजेशन की उसी प्रक्रिया की तरफ मुड़ने का है जो सब में ये भरोसा जताती है कि नहीं, यहाँ सुनवाई है, यहाँ हम सब सुने जाते हैं। जैसे एक परिवार में होता है कि अगर परिवार का मुखिया न सुने तो हम लोग यही कहते हैं यार पिताजी सुनते ही नहीं है, माँ सुनती ही नहीं है, तकलीफ बढ़ती चली जाती है, मित्रों के पास घर की बातें पहुँचती चली जाती हैं। तो कुछ शायद ऐसा मंजर कांग्रेस में हो सकता है और हर उस पार्टी में होता है। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी में नहीं है ये मंजर, लेकिन बीजेपी के कठोर अनुशासन के पीछे बहुत कुछ छिप जाता है। लेकिन कांग्रेस एक उन्मुक्त आंदोलन की पार्टी है, तो वहाँ कहने का बड़ा एक सुख हर नेता उठाना चाहता है, नाराज़गी से भी, प्रसन्नता से भी और अपनी बात ऊपर पहुँचाने के लिए भी। आज इसी पर बात करेंगे, कितनी बदलेगी कांग्रेस, कमलनाथ जी किस तरह से आगे बढ़ेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं अवनीश बुंदेला जी, युवा नेता प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है। नेहा बग्गा हैं, बीजेपी की युवा नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत है। अरविंद तिवारी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, इंदौर से हमारे साथ हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। अरविंद जी, पहली टिप्पणी लेकर हम आगे बढ़ते हैं। बदलना नियतिजन्य है जी, और बदलना आवश्यक भी है और आप और हम सब बदलते ही हैं वक्त के साथ, और कई बार ये बदलाव परिस्थितियों के दबाव के साथ आता है कि नहीं साहब अब बहुत हो गया, अब ये जो आदत है मीठा खाने की ये बंद करनी पड़ेगी क्योंकि लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ता चला जा रहा है। किसी पार्टी का भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जब उसकी खान पान की आदतें या संवाद की प्रक्रिया, विश्वास की प्रक्रिया, दायित्व देने सौंपने की प्रक्रिया गड़बड़ाती है, तो उसका भी परफॉर्मेंस रूपी खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और परफॉर्मेंस पे असर आता है। किस तरह देखते हैं आप? आपने सारी बातें सुनी, अरुण यादव जी की भी, अजय सिंह जी की भी, और उपचुनाव के नतीजों से भी आप बखूबी रूबरू हैं। जी जी शरद जी, जी देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि कांग्रेस को बदलना होगा। जी हम लगातार कई दौर देख रहे हैं। 1984 में जब अर्जुन सिंह ने एक प्रयोग किया और उन्होंने कांग्रेस के कई दिग्गजों के टिकट काटकर युवाओं को टिकट दिए, तो कांग्रेस सफल रही इस प्रयोग में। 98 में दिग्विजय सिंह ने यही प्रयोग किया। जी 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 और उसके बाद 2018 में भी फिर यही प्रयोग हुआ, कमलनाथ ने किया। तो बदलना तो पड़ेगा ही। और दूसरा ये कि हम ऐसा देख रहे हैं, अभी ये उपचुनाव की अगर हम बात करें तो भी ये स्पष्ट है कि कांग्रेस जब जब अपने में बदलाव लाने की कोशिश करती है जी, स्थितियां उसके अनुकूल होती है ना। कमलनाथ के साथ इस समय बिल्कुल एक नई टीम काम कर रही है और उस नई टीम पर वो इतना भरोसा कर रहे हैं कि जोबट का प्रभारी वो तमाम दिग्गजों के होते हुए रवि जोशी को बनाते हैं, निवाड़ी का, पृथ्वीपुर का प्रभारी वो तमाम दिग्गजों के होते हुए प्रवीण पाठक जैसे युवा को बनाते हैं और उनके इस प्रयोग के नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। तो बदलना तो बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन सामंजस्य की राजनीति जो है, जैसा अजय सिंह जी ने कहा कि आप हम पर भरोसा तो कीजिए। भाई खंडवा में पहले ये माना जा रहा था कि अरुण यादव को पार्टी चुनाव लड़वाएगी। कांग्रेस के भीतर ही ऐसा वातावरण बना कि अरुण यादव को लगा कि कहीं मैं चुनाव लड़ूं तो कांग्रेस ही मुझे चुनाव न हरवा दे। तो अरुण यादव ने कहा कि मैं पारिवारिक कारणों से चुनाव लड़ना नहीं चाहता हूं। जी अजय सिंह को लेकर जो स्थिति निर्मित हुई कि वहां पर राकेश सिंह को रीवा का प्रभारी बना दिया, स्वाभाविक है अजय सिंह का नाराज होना, लेकिन बाद में पार्टी ने भरोसा किया तो रेगांव में अजय सिंह सक्रिय रहे और नतीजा कांग्रेस के अनुकूल रहा। तो एक तो बदलाव बहुत जरूरी है, दूसरा सामंजस्य बहुत जरूरी है। इन दोनों रास्तों पर चल के ही मध्य प्रदेश कांग्रेस में अपने लिए कुछ संभावनाएं देख सकती है।
बिल्कुल ठीक कहा आपने, मुद्दे की बात आपने कही है और जो आपने तर्कों के सिरे हमारे सामने रखे हैं उनसे इनकार नहीं किया जा सकता कि कई सारे बदलाव कांग्रेस के सकारात्मक रहे हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसे बदलाव की ज़रूरत है जो सहयोग और सामंजस्य के ब्रिज को, सेतु को, पुल को और अधिक मजबूत करें। नेहा जी, ये आपकी पार्टी का विषय नहीं है, लेकिन हमेशा हम कहते हैं कि किनारे बैठकर प्रतिक्रिया देने में का आनंद ही अलग है। बहरहाल उपचुनाव के नतीजे सबके सामने हैं, आप किस तरह देखती हैं? शरद जी, देखिए मुझे लगता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो ताकत है वो एकजुटता के साथ दिखती है। जब हम बुके की बात करते हैं, गुलदस्ते की, तो गुलदस्ता भी बनता है कई वैरायटी ऑफ फ्लावर्स से और उनको मिलाकर फूल बनता है। आप उनको अलग अलग कर देंगे तो वो अलग दिखेंगे, एक साथ आपको वो गुलदस्ते के रूप में दिखेंगे। उसी प्रकार से जैसे हम 1 और 1 11 कहते हैं, जब कांग्रेस पार्टी के अंदर हम लगातार देखते हैं कि उनके नेतृत्व के पास अलग अलग लोगों के पास क्षमताएं हैं। मैं इस पॉजिटिव नोट से आज शुरू करना चाहती हूँ कि जब अजय सिंह जी नेता प्रतिपक्ष थे तो हमने देखा कि किस प्रकार से संगठन साथ में चला करता था, या दिग्विजय सिंह जी के हम अक्सर लीडरशिप की बात करते हैं तो उनके साथ भी मैं कई बार सुनती हूँ कि कार्यकर्ताओं को नाम लेके पुकारते हैं, हर कभी अवेलेबल रहते हैं। आज जिस तरीके से जो दिल्ली के पैटर्न पर मध्य प्रदेश की कांग्रेस भी चल रही है, वही उसके बिखराव और समाप्ति का कारण बन रही है। आप देखिए कि एक उम्र है कमलनाथ जी की, एक वे ऑफ वर्किंग है उनका। मैं आपका भी उनसे जो इंटरव्यू हुआ उसको भी मैं सुन रही थी और उसमें आपने भी जिक्र किया कि कमलनाथ जी क्या जब आपसे कार्यकर्ता मिलने चाहते हैं तो ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से वो आपसे संपर्क करते हैं, क्या उनके लिए कन्वीनियंट होता है? कमलनाथ जी, आज जैसे शरद जी किसी कार्यकर्ता को आवश्यकता है अपने नेता की, वो ईमेल लिखेगा और ईमेल का रिस्पांस उसे ना जाने कब मिलेगा, कब उसको अपॉइंटमेंट मिलेगा। अगर हम इस कॉर्पोरेट कल्चर में चलेंगे तो उसमें मुझे नहीं लगता कि जनता के बीच में रहने का हम फर्ज निभा पाएंगे, क्योंकि वो उस सिस्टम से नहीं चलता। आज की आवश्यकता क्या है? और आप देखेंगे कि पूरे चुनाव में तो खंडवा के अंदर कमलनाथ जी जो हैं, कुल मिलाकर 6 उनकी आम सभाएं हुई हैं। पृथ्वीपुर में मात्र 1 बार गए हैं, रैगांव मात्र 2 बार गए हैं और उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो एक और जो सीट है उस पर भी 2 बार पहुंचे हैं वो। भारतीय जनता पार्टी में जो अटल जी की एक बहुत मुख्य कविता भी रही है, ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में दिखती है, संगठन में दिखती है। जब हम विपक्ष में भी रहे 15 महीने तो आपको याद होगा कि जब सरकार के लोग भी नहीं पहुंचते थे तो वहां पर शिवराज जी पहुंच जाते थे। ट्रेन के माध्यम से आप लोगों ने भी उनको कवर किया, जनता के बीच में जाना, कार्यकर्ताओं के बीच में जाना। आज वो सरकार में है, फिर वही दिखता है। 5 जगहों पर रात्रि विश्राम करते हैं। उसमें से कुछ लोग वो होते हैं जो लाभार्थी हैं, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ प्राप्त हुआ है, उनका आवास मिल गया है। कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं। वहीं अगर आप प्रदेश अध्यक्ष जी को देखेंगे तो उनके 8 रात्रि निवास जो विश्राम है उनके वो हैं। तो इससे पता चलता है कि जो जनता से कनेक्ट है उसके साथ साथ जो उनका बूथ मंडल स्तर का, पन्ना स्तर का कार्यकर्ता है उसको बल मिलता है। और मैं यही कमी देखती हूँ जो कांग्रेस पार्टी के अंदर है, जहां पर वो छूट रही है। और जब तक कार्यकर्ता से कनेक्ट नहीं होगा, कार्यकर्ता जो जनता के बीच में लगातार रहता है, अगर वो अपने आप की इंपॉर्टेंस नहीं समझेगा तो निश्चित है कि जो बिखराव हो रहा है, जो सारे के सारे इनके जो लीडर्स हैं राष्ट्रीय स्तर के भी, G23 की भी यही तो मांग है कि पार्टी में सुनवाई नहीं होती, एकजुटता से कोई बैठकर सुनता नहीं है, वन मैन आर्मी शो चलता है, चाहे केंद्र में चाहे मध्य प्रदेश में। लेकिन शैली की बात अपनी जगह बिल्कुल स्टैंड करती है कि कांग्रेस एक विभिन्न सोच की पार्टी है, बीजेपी एक विभिन्न सोच की पार्टी है। आपकी बैठकें, कार्यकर्ताओं से मिलना, ये प्रक्रिया एक अलग प्रक्रिया रही है। कांग्रेस में गगनभेदी नारे गूंजते हैं और यही वजह भी है कि वो अलग मिजाज की पार्टी है, आप अलग मिजाज की पार्टी है। 2018 में कमलनाथ जी इसी शैली से चले थे, सफल हुए थे। तो ये सफलता और सफल ना होना, ये बड़ा अंतर पैदा तो करता ही है निश्चित तौर पर। जी अवनी जी। शरद जी, देखिए एक बात समझिए, कोई भी चाहे खेल हो, कीड़ा हो या कोई भी हम कहें चुनाव हो, देखिए हार जीत लगी रहती है। आज के विषय के लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। हार जीत सदैव लग रही है कि हमें सदैव उसमें देखना चाहिए कि सकारात्मक पहलू क्या है। ये बात सही है कि हमारा वोट प्रतिशत जबरदस्त तरीके से बढ़ा। हाँ ठीक है, नतीजे जो हम चाह रहे थे शरद जी वो नहीं आए, लेकिन फिर भी कमलनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा कि लोकसभा में आप देखें आपकी जीत का अंतर जो था 2.5 लाख से घटकर 80,000 के आसपास आ गया।
वो उस समय जब आप 100 करोड़ डोज देने की बात करते हो, वो उस समय जब आप जस्टिफाई करते हो कि नहीं 125 रुपए का पेट्रोल देश के लिए ठीक है, नहीं 110 रुपए का डीजल देश के लिए ठीक है, अगर उस समय नतीजे देखिए, ये शरद जी सदैव, ये आप भी जानते हैं, ये सदैव एक चर्चा का विषय रहेगा कि उपचुनाव जो होते हैं सत्ता पक्ष का उन पर प्रभाव रहता है। एक बात, अब जैसे अगर आप बोलें अजय सिंह जी की, तो अजय सिंह जी ने वास्तव में, देखिए मैं फिर वही बात कहूंगा, अजय सिंह जी और अरुण यादव जी, ये दो वो नेता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, जिसको कहना कि जैसे 2011 में जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, तो उसमें शरद जी याद होगा आपको, दो खिलाड़ियों का रोल बड़ा महत्वपूर्ण रहा था, युवराज सिंह और विराट कोहली, जिन्होंने बाद में विराट कोहली ने जाके देश का नेतृत्व किया। तो मैं कहूंगा अगर अजय सिंह जी की हम बात करें, सही कहा नेहा जी ने, जब अजय सिंह जी दो बार नेता प्रतिपक्ष रहे तो हमने खुद देखा कि किस तरह से शिवराज सरकार को कई बार बैकफुट पर होना पड़ा। एक बार तो ये तक करना पड़ा कि विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव लगा था और इनको कांग्रेस के एक बड़े नेता को तोड़ना पड़ा, ये भी हमने देखा इसी प्रदेश की राजनीति में। तो अजय सिंह जी ने आज जो किया रहगांव में किया, बिल्कुल सही बात, उनका जनाधार है वहां पर, लेकिन क्या होता है शरद जी, सदैव जो बयानात आते हैं इधर से उधर से, तो उसमें सदैव राजनीति में कहते हैं ना, बात जाती दूर तक जाती, लेकिन उससे आप देखें अजय सिंह जी ने बिल्कुल सही बात कही कि मैं चाहता हूं हर व्यक्ति को एक सही, मतलब हर व्यक्ति का पार्टिसिपेशन चाहते हैं। आप देखिए ये वो नेता है जो एक लोकसभा हार चुका है, एक विधानसभा हार चुका, लेकिन फिर भी आप उनका जज्बा देखिए, अपनी पार्टी के लिए डेडिकेशन देखिए। शरद जी ये उनको कहते हैं ना, उनको ब्लड में मिला है, उनको आनुवांशिक मिला है, क्योंकि उनके पिताजी स्वर्गीय दाऊ साहब अर्जुन सिंह जी ने भी आप देखा, जब उन्होंने किसी कारण से अलग पार्टी बनाई थी, उन्होंने ये नहीं कहा था मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह कि मैं सरकार गिरा दूंगा। जो आज जैसे मध्य प्रदेश में घटित हुआ, अर्जुन सिंह जी ने वो नहीं किया था, ठीक अलग, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट किया था, उनके खुद बेटे उस सरकार का पार्ट थे। शरद जी अगर आपको याद हो, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी थी। तो ये सबसे बड़ी बात है, मतलब इस परिवार की, अजय सिंह जी की कांग्रेस के प्रति एक लगाव, उनका कांग्रेस के प्रति, और यही मैं स्थिति कहूंगा अरुण यादव जी की। अरुण यादव जी ने बिल्कुल मुझे लगता है एक सही निर्णय लिया, अगर जो केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय था उन्होंने अपने आप को, लेकिन आप देखिए उन्होंने बकायदा मेहनत की, कमलनाथ जी के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य किया, और आज ठीक है हम चुनाव नहीं जीते शरद जी, लेकिन कुछ सकारात्मक पहलू तो हमको खंडवा में देखने मिला है। एक क्विक राउंड और सवाल जवाब का हम आपके साथ हो लेते हैं। मैं अरविंद जी की तरफ चलता हूं। अरविंद जी, जल्दी से आपसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस में मत भिन्नता, मतभेद नेताओं के बीच में नई बात नहीं है। मध्य प्रदेश में त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था, उसमें गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच जो मत भिन्नता थी वो बहुत चर्चा में रही थी, अपने समय का बहुत चर्चित अधिवेशन, और दो बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू जी और तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स, इनके बीच में जो मत भिन्नता थी वो भी बड़ी चर्चा में रहती थी, समाचार पत्रों में भी जेरे बहस होती थी। क्या ये बीजेपी से एक तुलना की वजह से ऐसा एक मैसेज चला जाता है मीडिया के जरिए भी कि कांग्रेस में घोर अनुशासनहीनता है? क्योंकि बीजेपी एक मुख्तलिफ मिजाज की पार्टी है, लेकिन कांग्रेस को कुछ चीजें बेहतर करनी होंगी जो वो करती रही है पहले, जिसकी तरफ संकेत किया अजय सिंह जी ने कि क्षत्रपों को मजबूत करिए, आपने उनको शायद उपेक्षित छोड़ दिया है। जी अरविंद जी जी। नहीं, बिल्कुल शरद जी ये बात सही है कि यदि 2023 में कांग्रेस को अपने लिए कोई संभावना टटोलनी है तो क्षत्रपों को मजबूत करना पड़ेगा। क्षत्रप ही हमेशा अलग अलग अंचलों में कांग्रेस के कर्णधार रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं आज की तारीख में कांग्रेस में बहुत ज्यादा संवादहीनता है। कमलनाथ रिंग मास्टर की तरह पार्टी के नेताओं को हाँकना चाहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये दौर अब चला गया, आपको संवाद कायम करना पड़ेगा। अभी सबसे बड़ी समस्या जो कांग्रेस में है कि वो कमलनाथ के बीच में और पार्टी के जो जिला स्तर के नेता उनके बीच में पूरी तरह से संवादहीनता है। कुछ कांग्रेस के नेता ऐसा हो सकते हैं जिनसे कमलनाथ का कम्युनिकेशन अच्छा हो, लेकिन पार्टी का एक बड़ा वर्ग मानता है कि कहीं ना कहीं पार्टी में कम्युनिकेशन का अभाव है। ग्राउंड लेवल का जो वर्कर है उसकी बात कमलनाथ तक पहुंच नहीं पाती है। ये मुझे लगता है तो संवाद तो कायम करना पड़ेगा और क्षत्रपों पर भरोसा करना पड़ेगा, और जहां कांग्रेस के क्षत्रप कमजोर हुए वहां कांग्रेस भी कमजोर हुई है। जी जी जी, ये इम्पोर्टेंट बात है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि कमलनाथ जी जिस पीढ़ी के नेता हैं, कुछ मूल्य कुछ मानक जो तय हैं शायद वो बदलना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि हम भी ये मानते हैं कि नई पीढ़ी के साथ वरिष्ठ पीढ़ी का तालमेल चुनौतीपूर्ण तो होता ही होता है,
लेकिन उनके पास ढेर सारे ऐसे युवा नेता हैं और कुछ ऐसे पुल भी होते हैं जो इस दूरी को, खाई को पाटने में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। यहाँ से ही गड़बड़ शुरू होती है, क्योंकि केंद्र में एक युवा नेता के साथ भी तथाकथित G23 के नेता यही कहते हैं कि साहब प्रॉपर संवाद हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए, हमें पता चल जाए कि कब जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, नए अध्यक्ष कब आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों का विस्तार कांग्रेस को ज़रूरत है, और ये प्रक्रिया मध्य प्रदेश में ही नहीं, मुझे लगता है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर भी अटकी है, और इसका असर हमने पंजाब में भी देखा है, राजस्थान में भी देखा है, छत्तीसगढ़ में भी देखा है। बुंदेला जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी। देखिए, ये सही बात है शरद जी कि जो सीनियर लीडर हो जाते हैं उनको, जैसे आज आपके यहाँ क्षत्रप कह रहे हैं, मुझे लगता है क्षत्रप शब्द अगर आप कहें, इसको आप सकारात्मक रूप से देखें तो वो अच्छा है। जो बड़े लीडर, वरिष्ठ लीडर हो जाते हैं किसी पार्टी के, वो आज भाजपा में भी। चलिए, अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात कहते रहें। देखिए, वरिष्ठ नेता जो होते हैं वो, उनको आप क्षत्रप कह सकते हैं। जी 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 अरविंद जी बोलिए। जी नहीं, मैं ये कह रहा था शरद जी, देखिए एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक दौर था कि निमाड़ में शिव कुमार सिंह और सुभाष यादव जैसे क्षत्रप भारतीय कांग्रेस के पास रहते थे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इनका फायदा मिलता था। ट्राइबल बेल्ट में दिलीप सिंह भूरिया जैसे क्षत्रप थे। तो ये दो उदाहरण देना चाहूंगा कि जब से ये इन लोगों का ये जो मुख्य धारा से बाहर हुए, शिव कुमार सिंह के साथ जो कुछ हुआ, सुभाष यादव चले गए इस दुनिया को छोड़ के, दिलीप सिंह भूरिया के साथ पार्टी में जो हुआ, उसके बाद वो भाजपा में चले गए, तो इसका कहीं ना कहीं ये क्षत्रपों के कमजोर होने का नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। ये उदाहरण भी देना बिल्कुल, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। शिव भानु सिंह सोलंकी की बात करें, जमुना देवी की बात करें, यानी कांग्रेस के पास एक समय ये था कि टॉप 5 जो क्षत्रप थे, माधवराव सिंधिया, अर्जुन सिंह, श्यामाचरण शुक्ला जी, विद्याचरण शुक्ला जी, दिग्विजय सिंह जी, मोतीलाल वोरा जी, इनके अलावा एक दूसरी पीढ़ी थी सुभाष यादव की, जमुना देवी जी की, शिवभानु सिंह सोलंकी की। तो ये जो तमाम चीजें थी, आज आपके पास पहली पंक्ति में ही चुनौती है। जी देखिए शरद जी, एक बात और है कि जो वरिष्ठ नेता होते हैं वो सदैव हर पार्टी के, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, कोई भी दल हो, उसके कर्णधार होते हैं, क्योंकि वो अपने एक विशिष्ट एरिया में, कहें उस क्षेत्र के जो होते हैं, क्या ये कहें योद्धा होते हैं, वहाँ पर एक नेतृत्वकर्ता होते हैं। तो मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं। भाजपा में भी आप देखें तो देखिए, जो पार्टी शरद जी जितनी पुरानी होती जाएगी, जिस नेताओं की वरिष्ठता जितनी बढ़ती जाएगी, उनको हम एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उसी को आप क्षत्रप भी कह सकते हैं, उनको वरिष्ठ नेता भी कह सकते हो। जहाँ तक अभी मैं नेहा जी को सुन रहा था, देखिए कमलनाथ जी बहुत सहज हैं, उनसे मिलना बहुत आसान है। मैं ही कहूँ, अगर मुझे कोई संवाद करना है शरद जी, तो मुझे लगता है 10-15 मिनट में मेरा संवाद उनसे हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। जी जी। लेकिन हाँ, एक कमलनाथ जी ने देश की राजनीति की है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनका राजनीतिक रसूख है। तो मुझे लगता है कि हल्का सा आप कहें, लेकिन कम्युनिकेशन गैप कहीं नहीं है। मेरे पास नेहा जी बहुत 30 सेकंड में। शरद जी देखिए, मुझे लगता है कि आज जो कांग्रेस के पतन का कारण है, जो आपने डिसेंट्रलाइजेशन कहा, वो कांग्रेस पार्टी के जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, चाहे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखें तो गांधी परिवार से आगे नहीं बढ़ती कहानी। अगर आप मध्य प्रदेश में देखें तो वही 2:2 का फॉर्मूला यहाँ पर भी चलता है। कमलनाथ जी आते हैं या नकुलनाथ जी आ जाते हैं, दिग्विजय सिंह जी आ जाते हैं या जयवर्धन सिंह जी आ जाते हैं। और इस वजह से जब डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता है तो जो कार्यकर्ता है वो अपने कहीं ना कहीं अपने आप को दरकिनार महसूस करता है। और यही कारण है कि आज कांग्रेस की कहीं पर भी आप परिस्थिति उठाकर देख लें, पंजाब के अंदर, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मूलतः आपको यही दिखेगा कि जो पुराने लोग हैं वो सहज भाव से नई पीढ़ी को नहीं अपनाना चाहते। और एक पुराना, बचपन में हम गेम खेला करते थे चाइनीज विस्पर, उसमें एक व्यक्ति बैठकर कान में बोलता है और बस वही सर्कुलेट होता है। जो एक ग्रुप डिस्कशन का महत्व होता है, उसमें आपके पास ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, कार्यकर्ता की भावना आपके पास भी आती है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है। वहीं पे जो चाइनीज विस्पर है वो बस एक बोलेगा और बाकी सबको स्वीकार करना है। तो संवादहीनता यहीं पर शुरुआत होती है और इसी के कारण से कांग्रेस का जो है पतन हो रहा है। इतना जरूर ध्यान रखिए नेहा जी कि आपको, यानी बीजेपी को सावधान रहना है कांग्रेस की उस असफलता से, क्योंकि सफलता जितना नहीं सिखाती है उतना असफलता सिखाती है। जो बातें हम यहाँ बैठकर डिस्कस कर रहे हैं, ये ना भूलें हम कि कांग्रेस के अंदरूनी बैठकों में ये चर्चा का विषय होगा ही, क्योंकि जब आप लगातार सफल नहीं होते हैं और कई बरस तक नहीं होते हैं, 6, 7, 8, 10 बरस तक, तब ये चिंता और बढ़ती है। तो सफल होने वाले को गाफिल नहीं होना है
और असफल होने वाले को अपनी असफलता को जस्टिफाई नहीं करना है। क्षत्रपों की बात हुई तो मुझे रानी पद्मिनी के समय का एक ऐसा ही क्षत्रप याद आता है, बहुत हृदय से प्रणाम करते हुए उनको, गोरा बादल। ये लोग कितने महत्वपूर्ण होते थे और किस तरह से उन्होंने युद्ध लड़ा कि कुछ मनमुटाव जब दूर हुए तो उसने रानी को आश्वस्त किया कि गर्दन कटने के बाद 4 पहर तक भी मैं लड़ता रहूंगा, आप निश्चिंत रहें, आपने मेरी सेवाओं की बात की है। तो आप अगर किसी भी व्यक्ति को हृदय से उसका स्वागत करते हैं, उसके मनोमालिन्य को दूर करते हैं, तो वो यही भाव लेकर युद्ध भूमि में कूदता है कि चाहे क्षत विक्षत हो जाए, क्षतशीष मगर नतशीष नहीं। चलिए ये देखते हैं क्या कांग्रेस इस भाव को ग्रहण कर पाती है। अरविंद जी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद नेहा जी आपका, धन्यवाद अवनीश जी। बने रहिए बंसल न्यूज पर। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, उत्सव पर भारी कोरोना। नमस्कार।